वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसआई लर्निंग पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम लोग रहते हैं। सारे काम धंधे होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, जिस पर जीवन संभव है। द वन एंड ओनली प्लानेट इन आवर यूनिवर्स दैट हैज़ लाइफ पॉसिबल ऑन इट। तो सिर्फ यही एक ऐसा प्लानेट है जिस पे जीवन संभव है। तो आइए हम लोग उसी अर्थ पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट्स को मैंने एक उसके ऑर्डर में लिख दिया है। ये जो सन है ये तो फादर ऑफ यूनिवर्स होता है। ये जो है पूरे फादर ऑफ यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड का मुखिया होता है, ये पूरे ब्रह्मांड का बाप है ये। और इसके से हम लोग जो है, चूंकि मैंने यहाँ पर इस सीक्वेंस में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अर्थ इसी एक ही लाइन में है। नो, इनका जो रोटेशन है वह इस प्रकार से होता है, ऐसे करके होता है। लेकिन मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है ताकि याद करने में आपको आसानी रहे। एक नंबर पे आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक प्लूटो था तो उसको निकाल दिया गया है, क्योंकि वह जो एक प्लैनेट का जो आपका कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे वो फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए अर्थ को क्या किया गया है कि वहां से निकाल दिया गया है। सो सन इज द फादर ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 ऐसे प्लैनेट है। Among all these planets, the one and only planet where their life is possible, that is the Earth. पृथ्वी ही ऐसी ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और हम लोग उस पर रहते हैं। तो थोड़ा सा हाईलाइट हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डीपली हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर। पृथ्वी ही सभी ग्रहों में से ऐसी ग्रह है जहां जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वातावरण है, पानी है, हवा है। अकॉर्डिंग टू द साइज, अगर हम साइज के अनुसार चलेंगे तो इट कम्स इन 5th पोजीशन, तो यह 5वें नंबर पे आती है, ब्रह्मांड का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। और अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से दूरी के अनुसार चलेंगे, तो यह 3रे नंबर पे आती है पृथ्वी। और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, मतलब झुका हुआ है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में ऐसे करके स्टैंड बनाया हुआ रहता है और यहाँ पर ये ऐसे रहता है। तो ये टिल्टनेस मतलब झुकाव, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। द मून इज इट्स ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। इसका मात्र एक प्राकृतिक सैटेलाइट मीन्स उपग्रह है, वो मून है। द एवरेज डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का जो औसत डायमीटर है, व्यास, वो 12,742 किलोमीटर है। तो एक टर्म फ्रेंड्स यहाँ पर आया था, नेचुरल सैटेलाइट। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन में ले लेते हैं। नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या होता है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, हम लोग इस सबको हम हटा देते हैं। पृथ्वी का टिल्टनेस है 23.5 डिग्री, इसको याद रखेंगे। एवरेज डायमीटर आप याद रखेंगे। सपोज क्या हमने कि ये सन है, सपोज क्या हमने कि ये सन है और सन के इस रूट पे कोई प्लैनेट है। चलो मान लिया कि हमने ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो सन के प्लैनेट जो होगा वो रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व अराउंड दी सन। दोस्तों, प्लैनेट हमेशा सन के ही अराउंड में वो रिवॉल्व करेगा, घूमेगा। लेकिन जो सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट जो होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड दी प्लैनेट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बस आप ग्रह और उपग्रह समझ गए। ग्रह वो होता है जो सूरज का चक्कर लगाता है और उपग्रह वो होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो अर्थ किसका चक्कर लगा रहा है? सन का चक्कर लगा रहा है। अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। तो इस प्रकार मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। किसका? अर्थ का हो गया सैटेलाइट। अगर इसी प्रकार से अगर कोई यूरेनस में है, नेपच्यून में है या सैटर्न में है, जो उसको रिवॉल्व करेगा वो उसका सैटेलाइट होगा। और पृथ्वी का सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है आपको मून। तो सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट ये भी 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया आपको नेचुरल और एक हो गया आपका मैन मेड या आर्टिफिशियल कहिए,
आर्टिफिशियल, दो हो गए। तो नेचुरल, प्राकृतिक, जो प्रकृति में अपने आप है, जैसे चंद्रमा। और मैन मेड क्या होता है कि मानव के द्वारा बना करके, साइंटिस्टों के द्वारा बना करके लॉन्च किया जाता है स्पेस में, और वो रिवॉल्व करता है। नहीं, तो सन का जो रिवॉल्व करेगा वो प्लानेट हो गया, और प्लानेट को जो रिवॉल्व करेगा वो आपका सैटेलाइट होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। सो नाउ अगर हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ अगर हम बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। दो प्रकार के मोशन हुए आपका, एक आपका रोटेशन हो गया और दूसरा आपका रिवोल्यूशन हो गया। रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो रोटेशन आपका क्या होता है कि आप देखिए, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर ये सन है तो इसके सन के चारों ओर पृथ्वी ऐसे अगर मोशन में है, और पृथ्वी जो है अपने एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है कि जो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल के बीचों बीच जो लाइन गई है और जिसपे अर्थ मूव कर रही है धुरी, वो आपका क्या है कि एक्सिस है। तो उस एक्सिस पर पृथ्वी या जो मूवमेंट कर रही है सन के चारों ओर, तो पृथ्वी में दो प्रकार का मूवमेंट होता है। एक, अगर ये पृथ्वी है, एक तो यह अपने जगह पे घूमेगी, अपने जगह पे गोल गोल घूमेगी, तो ये आपका रोटेशन हो गया। और अपने जगह पे जो पृथ्वी ऐसे गोल करके जो घूमती है अपने जगह पर, ये आपका अगर एक्सिस है तो ये अपने जगह पे गोल गोल घूम रही है, ऐसे स्पाइन कर रही है बिल्कुल गोल, तो ये हो गया आपका रोटेशन हो गया। और रोटेशन जो है टर्निंग ऑन इट्स एक्सिस, डेफिनेशन हो गया सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सेंटर, अपने केंद्र के चारों ओर घूमना। डायरेक्शन जो है इसका वेस्ट टू ईस्ट है, इसका मतलब है कि पृथ्वी पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर जाती है, इसलिए हमको सूरज जो है पूरब से उगता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सूरज पूरब से उगता है क्यों? तो दोस्तों सूरज उगता नहीं है, क्योंकि यह कभी डूबता ही नहीं है, तो उगेगा क्या? तो एक्चुअली होता है क्या कि हम सूरज से दूर चले जाते हैं, हम सूरज से दूर चले जाते हैं, वो अपने जगह पर रहता है, और हम है क्या कि सूरज से दूर चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम जो है पश्चिम से पूरब की ओर जब आते हैं तो हमको सूरज पूरब से पश्चिम की ओर आता दिखाई देता है। इसलिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि सूरज पूरब दिशा में उगता है। एक्चुअली उगता नहीं है, हम लोग मूव करके, मूवमेंट करके, आप देखिए स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम लोग मूव कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो है एकदम एक समान चाल है, इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाल में परिवर्तन होगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो उसमें क्या है कि हम लोग पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर जाते हैं, सूरज की ओर, इसलिए सूरज हमको पूरब दिशा में उगता हुआ प्रतीत होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज पूरब दिशा में उगता है। एक्चुअली हम लोग उसके तरफ जाते हैं, सन कहीं नहीं घूमता है, सन तो घूमेगा ही नहीं कतई। तो सन जो है इसके चारों ओर अर्थ एक अपने जगह पे रोटेट करेगी, ये आपका रोटेशन हो गया। और यह जो होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, पश्चिम से पूरब की ओर, और इसका जो टाइम है वह 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है। एक्चुअल टाइमिंग 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड, लेकिन इसको माना जाता है 24 घंटा। इसको हम लोग 24 आवर्स कंसीडर करते हैं, मानते हैं। और इसी रोटेशन के वजह से दिन और रात होता है, जिसमें 12 घंटा आपका दिन होता है और 12 घंटा आपका रात होता है। किसकी वजह से? इस रोटेशन की वजह से। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसका जो रिवोल्यूशन होता है, एक तो पृथ्वी अपने जगह पे ऐसे गोल घूम रही है, और इस गोल घूमते के साथ साथ ये सन के चारों ओर ऐसे चक्कर भी लगा रही है। तो ये गोल घूमते हुए सन के चारों ओर जो चक्कर लगाना हो गया, वो हो गया रिवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का मूवमेंट सन के चारों ओर। और इसका जो टाइमिंग होता है वो 365 डेज 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड होता है एक्चुअल, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं 365 दिन। और इसके कारण होता है सीजन चेंजेस, मौसम में परिवर्तन आपको रिवोल्यूशन की वजह से होता है। दिन रात जो है वो आपको रोटेशन की वजह से होता है। तो अब जो हम एक टर्म है, और इसका स्पीड जो है, पृथ्वी का स्पीड है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं कि लीप ईयर जो है उसके बारे में हम जरा जान लेते हैं। लीप ईयर, ओके,
लीप ईयर में जो ड्यूरेशन होता है या डेज होगा इसमें, यह 366 होगा, 366 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा, नॉर्मल ईयर जो हो गया वो 365 डेज का होता है। तो एक दिन जो है प्लस हो जाता है किसमें, लीप ईयर में। वो कैसे है, तो वो हम लोग इस प्रकार देखेंगे कि डेज इन 1 ईयर, तो या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर है, कोई भी फर्स्ट ईयर, उसका जो ड्यूरेशन है 365 डेज और 6 आवर्स, ओके, 6 घंटे का होता है। सेकेंड ईयर में भी ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स, हर एक साल में 6-6 घंटा इसमें ऐड होता जाएगा। थर्ड ईयर में भी आपका हो जाएगा 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो आप देख रहे हैं कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटा होता है एक्चुअल वैल्यू। दूसरे साल में भी वही होगा, तीसरे साल में भी यही होगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 18 आवर्स हो जाता है और ये 365 डेज तो होगा ही, चूंकि ये जो फिक्स है वो तो होगा ही। जब हम फोर्थ ईयर में आते हैं ऐसा करते करते, तो 365 डेज और इसमें एज यूजुअल 6 आवर्स ऐड हो जाएगा, तो 18 + 6 24 आवर्स, 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर 1 डे, हम तो लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका 366 डेज का। बस यही कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर होता कैसे है। तो 366 दिन मीन्स लीप ईयर। अब इसको अगर हमको निकालना है तो इसको हम 4 से डिवाइड दे देंगे। किसी भी ईयर को, किसी भी ईयर जो है हमारे पास, उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो किसी भी ईयर को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, और इसमें अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, शेष नहीं बचता है, तो वो आपका लीप ईयर होगा। एक और चीज जो दोस्त आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई शताब्दी है, सेंचुरी वाला ईयर है, जैसे 1900, 1700, 1600, 1500, ये सब वाला जो है, जब पूछेगा कि ये बताइए कि लीप शताब्दी होगा कि नहीं होगा, तो इसमें 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर होने का। और लीप ईयर होने का आपने देखा अभी, लीप ईयर 366 दिन का होता है, और यह एक 366 दिन जो होता है, तो यह एक दिन आपको फरवरी मंथ में जाकर के ऐड हो जाता है, और वह जो है 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। कौन? ये फरवरी मंथ।